छोड़ी थी, तो फिर अब क्या करूं? तो अभी कितने कितने बार बनाया तूने? एक ही बार बनाया है? सर 2 बार। कोई बात नहीं, अभी जो बाकी 3 बार बनाएगी उसमें लाइन छोड़ दियो। और जो 2 बार बनाया है उसका मैं तरीका भी देख, मैंने भी नहीं छोड़ी हुई ना लाइन। तो मैं अभी यहाँ शॉर्टकट मार रहा यस। हूँ, आपने एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, बट आगे जो बनाओगे उनमें लाइन छोड़ना। यस सर। हाँ गाइस, कैमराज ऑन करेंगे प्लीज। हाँ जी गाइस। ओके। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रेड पेबल की। ट्रेड पेबल क्या है? करंट लाइबिलिटी। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 1 10 से 1 50 हो रही है, यानी बढ़ रही है। तो इसके अंदर आगे देखो आपकी इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी। समझ आया? यानी ऐड होगा, ये ऊपर आएगा। जहां आपने लाइन छोड़ी होगी, इसके नीचे लाइनें छोड़ोगे ना, 4 लाइनें, तो उसमें आप क्या लिखोगे? जैसे यहाँ लिख रहे थे ना सब जगह, जैसे यहाँ लिख रहे थे ऐसे यहाँ लिखोगे, उसके नीचे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। समझ आया? ठीक है, तो वो जो 4 लाइनें छोड़ी होंगी उसमें आप लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेपर। अब क्योंकि मेरे पास लाइन छुटी हुई नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ जो जितने से इंक्रीज हो रहा है। आप लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल और वो आएगा यहाँ पे 40,000, यहाँ बाहर आएगा जहां आपने लाइन छोड़ी होगी। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो आगे। हाँ जी परीक्षा, अगला बताओ। करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो वो लेस में जाएगा। वो नीचे वाले में आ जाएगा। तो लो जी, उसको नीचे लिख देते हैं। कितना है? कितने से कम हो रही है? आठ एट हजार से। थाउजेंड अगला बताओ। नॉन करंट एसेट्स, तो वो इन्वेस्टिंग में जाएंगे। नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग में जाएंगे, वेरी गुड। तो इन्वेस्टिंग में आ जाते हैं, बोलो क्या करना है? इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो करना होगा। तो कहाँ जाएगा? बढ़ेगा या बढ़ रहा है? तो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? इसमें कैश कम होगा। कैश कम होगा, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने खरीदा है, तो कैश कम होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, उल्टा चल रहा होता है। फाइनेंसिंग में अगर बढ़ रहा है, फाइनेंसिंग में अगर बढ़ रहा है, जैसे आपका डिबेंचर बढ़ रहा था, तो इसके पास इसका मतलब था पैसे आ रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या हो रहा है? अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है पैसे जा रहे हैं, उल्टा है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है? तो एक तरीका तो क्या था, हम पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप सोचे। अच्छा, अगर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हमने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, तो इसका मतलब क्या होगा? पैसे जा रहे हैं। इतना लंबा सोचने की जगह अब इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये देखो शॉर्टकट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। पहले फाइनेंसिंग लिखना, उसके नीचे इन्वेस्टिंग लिख देना। उल्टा कर देता हूँ यार, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने में ना, क्योंकि पहले हम फाइनेंसिंग की बात कर रहे होते हैं। रुकना है, मैं एक बार इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। ऐसे लिखो। हाँ जी, तो फाइनेंशियल में अभी क्या होती है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। हाँ जी, देखो समझ में आए वाली चीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सिंपल सा रूल है। आपको बार बार पूरा पूरा सोचने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल सा ही रूल लगाया। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप देख रहे हो, यानी आप किस में देख रहे हो? नॉन करंट लाइबिलिटी या शेयर होल्डर फंड। तो आपने नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, ये क्या हो गया? ये नीचे कैसे हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड में अगर आप देख रहे हो, तो आपने सिंपल सा रूल लगाना है। अगर वो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर वो कम हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है? ठीक है। और ये चीज जब आप इन्वेस्टिंग में आ जाते हो, यानी नॉन करंट एसेट पे आ जाते हो, तो नॉन करंट एसेट पे जब आप देखोगे तो उल्टा लगेगा। अगर बढ़ रहा है तो माइनस में आएगा, अगर कम हो रहा है तो प्लस में आएगा। सबको समझ में आई ये वाली बात? मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ प्लीज।
एंड परीक्षा अपना हैंड रेस कर ले। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप जब आप शुरू में देख रहे होगे तो आप डायरेक्ट चल रहे होगे, बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस। जब आप नॉन करंट एसेट तक आओगे तो आप उल्टा हो जाएगा, बढ़ रहा है तो माइनस होगा और कम हो रहा है तो प्लस होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितने से बढ़ रहा है? जरा देख के बताएगी बेटा। 57,000। इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 57,000, बढ़ रहा है तो माइनस। माइनस। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आर यू विद मी? ठीक है, अगला बताओ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो कैश कम होगा, तो इंक्रीज इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट -13,000। क्लियर हो गया? अगला बताओ। करंट एसेट्स तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे। बताओ, बोलो बोलो। इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट में तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। नीचे वाले में आएगा, यहाँ आएगा ना, इंक्रीज इन करंट एसेट, इसमें आएगा। ठीक है, कितने से हो रहा है? 56,000। अगला बताओ। ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहा है तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स तो वो ऐड होगा। कितने से? 38। और लास्ट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ रहा है तो 25,000 से सब्ट्रैक्ट होगा। हा 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 हा, फंस गई परीक्षा। वर्किंग नोट में जाएगा। वर्किंग नोट में नहीं जाएगा। वर्किंग नोट में कहाँ आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? कहाँ है वर्किंग नोट में? फिर वो इसके लास्ट में आएगा। हाँ, वो रही कैश फ्लो ये के ये लास्ट में। इसीलिए बोला था याद करो। समझ आ रहा है ना? याद नहीं होंगी चीजें तो फिर नहीं पता चलेगा ना। यहाँ आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। और ये आउटर कॉलम में आता है सीधा। तो बताओ कैसे लिखूंगा? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 70,000 और क्लोजिंग में 95। ठीक है। एंड ये आउटर कॉलम में आएगा बेटा, इनर कॉलम में नहीं आएगा। बच्चे इसको बहुत गड़बड़ करते हैं, ये आउटर और इनर कॉलम की। ठीक है, खत्म। हो गया। सारी आइटम ले ली हमने, शुरू से चले, सिंपल सा था। जो भी बैलेंस शीट थी उसको उठा के बस क्या करते गए, जो जो जहां आइटम जानी है वहां लेके जाते गए, और खत्म। अब क्या करना है? सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट को कंप्लीट करते हैं। अभी क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं थी, इसलिए आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी और ये तो आई नहीं, यूज ही नहीं हुई। सब आएगा बेटा, चिंता नहीं करो, सब यूज होगा, पर धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अभी इसलिए ये ब्लैंक है, ये खाली है, छोड़ दो। ये आ गया 1,01,000। फिर से ये ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं था, 1,01,000। अब ये कहाँ जाता है? आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आपको मैंने बताया था कहाँ जाएगा। एरो बना ही देते हैं दोबारा से। Oops. आज देखो मैंने अच्छा एरो बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे। सो 1,01,000 यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? इनर कॉलम में आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद अगेन इस क्वेश्चन में ये सब नहीं था, तो आगे बढ़ते हैं। 1,01,000 ये फिर से आ जाएगा, ये लिखना है बेटा। ठीक है, ये टोटल प्लस माइनस करके यहाँ आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन ये जो हमने यहाँ पे इनर कॉलम में लिखा हुआ है, आपने इसको जो चार लाइनें छोड़ी होंगी उनमें लिखा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ लिख चुके होगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा होगा। मैंने क्योंकि चार लाइनें नहीं छोड़ी थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, तो मेरे को इसका टोटल करके फिर बाहर लिखना पड़ रहा है। तो 78,000 ये ऐड हो रहा है और 64,000 ये लेस हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ। जरा नेट करके बताओ परीक्षा कितना आया, अनचेक कर लेना, मैंने ठीक किया है ना? देखो कैलकुलेशन, देखो यही होगा। यस सर, यही है। इसको नेट किया,
115 आ गया, ये दोनों चीजें थी नहीं, तो ये 1,15,000 ये आउटर कॉलम में आ गया। दिस इज व्हाट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो बाहर आ गया मेरा। क्लियर हो गया सबको? आगे चलते हैं। अब इन दोनों को नेट करो, दोनों ही नेगेटिव फिगर है, ऐड करोगे करेंगे। तो दोनों माइनस माइनस में हो जाएगी, तो 5, 6, 7, 70,000 आ गया नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड किया तो ये पॉजिटिव आ गया 80,000। अब देखो हमारे पास आउटर कॉलम में क्या आ गया, 115 -70 और 80। जरा इन तीनों को टोटल करना, 125 आना चाहिए। 125। तो हमने कुछ गलती करी है, क्योंकि मैच तो हो ही नहीं रहा। देखो कहाँ गलती करी है, सर सचलीन ने हैंड रेस किया हुआ है, सर बताएगी सचलीन कहाँ सर गलती करी है। इंक्रीज इन अ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है वो 1,57,000 है। हाँ अब देखो, अब तुम 57,000 लिखा हुआ था, ये 1,50,000, तो इसको ठीक करते हैं। तो ये 1,70,000 हो जाएगा, नहीं सही है, 1,70,000 ही होगा हाँ। तो ये कितना आ जाएगा जरा बताओ, सब कुछ नेट करने के बाद। 25,000। अब देखो मैच कर रहा है क्या, 25,000 आ गया, 25,000 में 70,000 प्लस किया तो नीचे आ गया 95,000। अपने आप पता चल गया कि हाँ अब मेरा क्वेश्चन ठीक है, समझ आया? पहले मैच नहीं कर रहा था ना। तो ऑटोमेटिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक अच्छी बात भी है कि जब आपका मैच हो रहा होगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा, "यार, मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया।" और मैच नहीं कर रहा होगा, जैसे बैलेंस शीट में दोनों साइड मैच करते थे, ऐसे ही इसमें नीचे टोटल मैच हो जाएगा। और उसका नुकसान भी है कि अगर मैच नहीं करेगा तो हाय कहाँ गलती कर दी मैंने, फिर ढूंढते रहोगे, है ना? तो थोड़ा सा नुकसान भी है, थोड़ा फायदा भी है। हाँ जी अवनी, क्या कह रहे थे बताओ। सर हमारे सर ने ना इसमें ना इंटरेस्ट का डिबेंचर्स भी कराया था। आएगा बेटा, कराऊंगा, मैं भी कराऊंगा, चिंता नहीं कर, नहीं अभी सर इसी शुरुआत करिए। क्वेश्चन में, सर इसी क्वेश्चन में हम भाई लोग इसी छोड़ में नहीं कराऊंगा, सकते। तो रुक तो जा। दैट इज एन एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट मैंने अभी आपको नहीं कराई, पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद आएंगे, चिंता मत कर, आएंगे उसमें आएंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ गाइस, समझ में आया कैसे किया हमने? ठीक है, दिस इज हाउ अ कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट लुक्स लाइक। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। अब अगर आप आंसर मैच करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, देखो जरा बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ रहा है 122,500, हमारा कितना आ रहा है 1,15,000। इसी तरीके से आगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ रहा है 170, वो हमारा मैच कर रहा है। कैश यूज्ड समझ में आ रहा है, कैश आउटफ्लो को कैश यूज्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो वो आ रहा है नेगेटिव था, तो इसका मतलब आपका कैश आउटफ्लो था, कैश यूज्ड 1,70,000 वो मैच कर रहा है। तो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग मैच नहीं कर रहा होगा। फाइनेंसिंग में देखो हमारा 80 आ रहा है, उनका कितना आ रहा है 72,500। वो क्यों आ रहा है, जो कि अवनी ने बोला उसकी वजह से। एक पॉइंट और है इसके अंदर जिसको अभी हमने इग्नोर किया था, मैंने जानबूझ के छोड़ा था, ताकि आपको पहले बेसिक समझ में आए। बेसिक समझ में आया कैसे करना है? एंड ऑनेस्टली बताना परीक्षा मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं सर, अभी अगर तो ठीक है। अगर मैंने फॉर्मेट बना लिया, अगर मैंने फॉर्मेट बना लिया, अब देख रहे हो फॉर्मेट का यूज कितना है, कितना आसान हो गया। फॉर्मेट बना लिया, फिर तो बस मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करने ना कि कौन सी आइटम कहाँ जा रही है। बार बार दिमाग नहीं लगाना, बार बार ये नहीं करना कि हाँ आधी चीज मैंने लिखी फिर अरे यार ये तो ऊपर लिखना चाहिए था ऑपरेटिंग में, मैं तो नीचे आ गया हूँ। वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही मैंने बना लिया सारा कुछ। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब ये मैच क्यों नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है इसलिए क्योंकि आपने जब डिबेंचर लिखे, डिबेंचर के साथ में एक परसेंटेज लिखी थी 15%, उस पर गोला मार दो। वो जो 15% था वो क्या था याद है परीक्षा, क्या होता था डिबेंचर के साथ में 15% जो लिखा हुआ उसका इंटरेस्ट रेट। है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पे किया होगा, और इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग। तो हमें इसको फाइनेंसिंग में लेके जाना होता है। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट अभी रह गई है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो टोटल हमने किए थे ना इसको एक बार रब कर देता हूँ, इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। कितना इंटरेस्ट आएगा, 15% निकालो, किस पे निकालो, जो ओपनिंग है उसके ऊपर। ये पूरी एक ये ना, ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ ना आपको, ये 15% वाला पॉइंट, इसको पूरा डिटेल में कराऊंगा। दिस इज अ प्रॉपर एडजस्टमेंट, ये सीखेंगे हम आगे जाके।
ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, 50,000 का 15% कितना होता है बेटा? 7,500। 7,500। तो 7,500 का इंटरेस्ट हो गया। कहाँ जाएगा इंटरेस्ट? ये कौन सा इंटरेस्ट? फाइनेंसिंग पेड। एक्टिविटी। पहली बात तो याद रखना है, कौन सा है इंटरेस्ट? पेड। इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, इंटरेस्ट पेड। कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग में। यस सर। बता क्या लिखो? इंटरेस्ट पेड माइनस 7,500। इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, आपके पास से पैसे जा रहे हैं। आर यू विद मी? ठीक है, और कुछ होगा? ऊपर वाइल्ड में आएगा। हाँ, वेरी गुड, ऊपर वाइल्ड के आई में आएगा। और मैं अगली बार पूछूंगा तो ऐसे ही बताना है, ऐसे ही बोलना है। मैं पूछूंगा ना ये कहाँ आएगा, तो आप बोलना है वाइल्ड के आई में, वाइल्ड के डब्ल्यू में, वाइल्ड के डी में, ड्रिप के आर में। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से बोलना है जब मैं पूछूंगा तो। ठीक है, तो वाइल्ड के आई में आएगा इंटरेस्ट पेड। तो यहाँ लिख देते हैं भाई, इंटरेस्ट पेड कितना है? कितना हो गया भाई? 7,000। 7,500। अब यहाँ नेगेटिव मत कर देना भाई, यहाँ ऑलरेडी ऐड वाले में आ रहा है ये। तो जब आप ये प्लस माइनस के लिए सोचोगे, वो कहाँ सोचना है? सिर्फ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में, कि वहाँ प्लस करना है या माइनस। बाकी सब जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बाकी सब जगह ऐड लेस सब लिखा ही है। ठीक है, अब मुझे ये सारा कैलकुलेशन दोबारा करना पड़ेगा, तो मैं इसको जरा रब कर देता हूँ, ये दोबारा से करते हैं। हाँ जी, तो आपका चल जाए यार। हाँ, तो वर्किंग नोट तक तो ठीक था, कोई चेंज नहीं हुआ था। अब ये 7,500 प्लस कर दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 1,08,500। 8,500। 8,500, ठीक है। 1,08,500 में 78,000 प्लस करो और 64 माइनस करो, जरा बताओ क्या आता है? 1,22,500। 1,22,500। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ये 122,500 बाहर आ जाएगा। चेक करो, यही आंसर है। कैश फ्लो फ्रॉम यस ऑपरेटिंग सर। एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग हो गया है, फाइनेंसिंग में बत कराओ, जरा नेट करके बताओ कितना आता है? 72,500। अब जरा नेट करना। 122,500 माइनस 170 प्लस 72,500। 25,000। मैच हो गया। 25,000 में 70 करूंगा प्लस तो 95 आ जाता है। इससे दो बातें समझ में आती हैं। मैच तो पहले भी हो रहा था, जब मैंने 15% वाली एडजस्टमेंट छोड़ दी थी, हो रहा था ना, तब भी 25,000 तो आ गया था। तो इसका मतलब अगर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच कर रहा है, नीचे जो आपने कैलकुलेशन टोटल करा है उसके साथ मैच कर रहा है, तो 99% है कि ठीक होगा। 1% स्टिल चांस है कि गलत हो सकता है, अगर आपने कोई इस तरीके एडजस्टमेंट छोड़ दी है। समझ आ रही है मेरी बात? बट एटलीस्ट जितना किया उतना तो ठीक होगा, उसका इफेक्ट तो आपने ठीक लिया है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोट करने वाली, अभी तक जितनी आइटम हम देख रहे थे उन सबका एक इफेक्ट ले रहे थे। जो भी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जो भी डिफरेंस है, उसका एक इफेक्ट ले रहे थे, एक ही जगह जा रहा था वो। लेकिन ये जो आपने एडजस्टमेंट देखी, इसकी इफेक्ट दो जगह गई, वाइल्ड के आई में गया और फाइनेंसिंग में माइनस हुआ। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? जैसे आप फाइनल स्टेटमेंट्स में करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो चैप्टर था 11th में, वहां क्या करते थे, जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होता था उसका एक इफेक्ट होता था, और जो एडजस्टमेंट होती थी उसके दो इफेक्ट होते थे। सेम चीज यहाँ है, जो आपको बैलेंस शीट में दिया है उसका एक इफेक्ट होगा, और जो आपकी एडजस्टमेंट है उसके दो इफेक्ट होंगे। ये एडजस्टमेंट है, एक अलग से कराऊंगा, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट या हिडन एडजस्टमेंट। लिखी नहीं है, छुपी हुई है। ठीक है, तो इसके दो इफेक्ट होंगे। क्लियर हो गया गाइस? सबको समझ में आया यहाँ तक? चल सकते हैं आगे? चलो, अब मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन और करें। आप पहले इसकी फोटो खींच लो। ये लो, छोटा छोटा कर दिया मैंने ज्यादा, देखो दिखाई दे रहा है, इतने में फोटो आ जाएगी या बड़ा करूं? और क्वेश्चन की स्टेप मार्किंग तो होती होगी ना? बिल्कुल होती है, स्टेप मार्किंग तो पूरे सारे अकाउंट्स में होगी।
हाँ जी, चले आगे। फोटो खींच ली। अब मेरे फोटो खींच के बताओ, समझ में आ रहा है? इतना छोटा कर दिया मैंने या थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं? थम्स अप कर दो भाई, जल्दी बताओ। फोटो में देखो ना, फोटो खींच के बिंदा ऐसे दिख रही है। अबे इसमें थोड़ी ना देखने को बोल रहा है, ऐसे फोटो खींच के उसको बड़ा करके देख। फोटो को, कि फोटो बड़ा करके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हे भगवान। चले आगे। हाँ जी, चलो फिर आगे चलते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और करेंगे एंड देखते हैं आपको समझ में कितना आया है। और एक क्वेश्चन और जो करेंगे, मैं चाहूंगा आप कोई और मेरे साथ डिस्कस करे, तो परीक्षा के अलावा और कौन करना चाहेगा बताओ भाई। एंड आई वांट कि भाई आप लोग प्लीज अपने आप वॉलेंटरीली आया करो यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे ना, मैं पुश करता हूँ किसी को, नहीं आज मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, जल्दी से कौन करना चाहेगा मेरे साथ, हैंड रेस करो। जल्दी हैंड रेस करो यार, ऐसे नहीं करो, अच्छी बात नहीं होती है। गुड आरव, आई एम रियली हैप्पी कि चलो किसी ने तो हाथ रेस किया यार। हाँ जी आरव, चलो वेरी गुड। देखो यार, सिंपल सा है, जो मैंने पहले भी समझाया था, आप शायद भूल रहे हो ये चीजें। पहले भी बताया था, जो अभी मेरे साथ क्लास में डिस्कस करेगा उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, उसको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और नहीं समझना चाहते हो, आपकी मर्जी है भाई। हाँ जी आरव, चलो भैया क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिसके अंदर नीचे आपको, कौन सा क्वेश्चन उठाओ यार, सब में एडजस्टमेंट्स दे रखी है नीचे थोड़ी थोड़ी। मैं तुम्हें होमवर्क कैसे दूंगा यार, सब में तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स है। वो डिफिकल्ट। 42 करा दिया, 43 करा सकता हूँ मैं तुम्हें, बट चलो 44 करते हैं। नहीं, 44 में भी नीचे प्रपोज भी दे रखा है, ये भी सिखाना पड़ेगा पहले, ये भी कराना पड़ेगा। थिंक सब में एडजस्टमेंट है, बट ठीक है, कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसके अंदर हम, मैं आपको कुछ जिसमें एडजस्टमेंट्स कम हो। एक मिनट रुको, इसमें जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें कौन सा करा सकता हूँ। आई थिंक 41 ही करा देता हूँ। ओके, एक काम करते हैं, 44 कर लेते हैं। हालांकि उसके अंदर एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, 44 के अंदर एडजस्टमेंट्स हैं, बट थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे 41 से। 41 तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, तो 44 पे आ जाओ यार। 44 क्वेश्चन करते हैं, और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तो कुछ चीजें मैं कहूंगा इसको ऐसे अभी समझ लो, मैं नेक्स्ट में उसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है सबको क्या बोला मैंने? ठीक है। तो अब आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम बेसिक क्वेश्चन सीख रहे हैं, विदाउट एडजस्टमेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो कैसे कर सकते हैं। अब जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएंगी तो हमें पहले एडजस्टमेंट सीखनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा,
और आई थिंक 2 क्लासेस लगेंगी एडजस्टमेंट सिखाने में, एंड देन यू विल बी एबल टू डू दी क्वेश्चंस विद एडजस्टमेंट्स आल्सो। ठीक है, चलो देखें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया यारो? बैलेंस शीट। हाँ, और बैलेंस शीट में नीचे साथ में क्या दिया? नोट्स टू अकाउंट्स भी दिया। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, और उसके नीचे एक एडजस्टमेंट भी है बाय द वे, एक और नोट भी दे रखा है ना नीचे, वो क्या है? एडजस्टमेंट, प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, क्लियर? तो वो एडजस्टमेंट मैं बता दूंगा कैसे करनी है जब आएगी। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? मैं बैलेंस शीट से शुरू करूं या नोट्स टू अकाउंट से शुरू करूं, और किस तरीके से करूं? तो इसमें 2 तरीके होते हैं गाइस, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। या तो ये है कि मैं बैलेंस शीट से शुरू करूं, और जैसे जैसे जो आइटम जिसके आगे नोट नंबर लिखा है, आप देख रहे हो नोट नंबर लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, जैसे एग्जांपल पहले किस आइटम के साथ में नोट नंबर है जरा बताओ शेयर होल्डर फंड। ना। रिजर्व शेयर एंड होल्डर फंड में नहीं है भाई, शेयर होल्डर फंड में नीचे रिजर्व। शेयर कैपिटल है, उसके नीचे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे है। ठीक है, तो जब आप रिजर्व एंड सरप्लस पे पहुंचो तो आपको नीचे जाना पड़ेगा नोट में उसका ब्रेकअप देखने के लिए। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं बैलेंस शीट से शुरू करूं, और जो जो नोट आता जाए उसके लिए रिस्पेक्टिवली नीचे चलता रहूं। फिर क्या करा, नीचे आया रिजर्व एंड सरप्लस में, देखा अच्छा जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट किया, सरप्लस का ट्रीटमेंट किया, फिर क्या करूंगा, फिर वापस ऊपर चला जाऊंगा। फिर अगला क्या है? ट्रेड पेबल, फिर अगला क्या है? अदर करंट लायबिलिटी, फिर अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और फिर से नोट नंबर आ गया, फिर नीचे आ जाऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बार बार ऊपर, बार बार नीचे, है ना? समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है? तो मैं ये अवॉइड करता हूँ, मैं पता क्या करता हूँ, मैं पहले पूरे के पूरे जो नोट्स टू अकाउंट्स है उसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद मैं बैलेंस शीट में आता हूँ। हाँ हाँ, अगर आपने पहले नोट्स टू अकाउंट्स कर लिए सारे के सारे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा आरफ? सिर्फ बैलेंस शीट। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ बैलेंस शीट ही रहेगी। सिर्फ बैलेंस शीट ही रहेगी मतलब? मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स ही करने पड़ेंगे। तो वो तो अभी भी समझा नहीं क्या मतलब हुआ इसका। सर आप अपनी एक बारी बात रिपीट कर दो। मैं रिपीट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बैलेंस शीट से चल रहा था तो जिनके आगे नोट नंबर लिखा था, तो फिर मुझे बार बार पहले नोट नंबर पे आके उनका ब्रेकअप देखना पड़ रहा था, फिर वापस ऊपर जाना पड़ रहा था, फिर दोबारा कोई नोट नंबर आ रहा है तो फिर नीचे आना पड़ रहा था। तो बार बार ऊपर नीचे टू एंड फ्रो करना पड़ रहा है। तो टू अवॉइड दिस टू एंड फ्रो, मेरे को जो बेटर तरीका लगता है, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले नोट्स टू अकाउंट्स को यूज करता हूँ। नोट्स टू अकाउंट में जितनी आइटम लिखी है पहले मैं उन्हें पोस्ट कर देता हूँ, एंड देन आई गो टू दी बैलेंस शीट। बट लेकिन फिर ऐसे केस में मुझे कुछ और चीज याद रखनी पड़ेगी। वो क्या याद रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सर वो लाइन छोड़नी पड़ जाएगी। हाँ, जो आइटम्स आपकी नीचे कवर हो गई हैं नोट्स में, ठीक है, उनको दोबारा कंसीडर नहीं करना है। तो आप जब नोट्स टू अकाउंट्स पूरे आपने सारे खत्म कर दिए, तो जिनके आगे ऊपर बैलेंस शीट में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है नोट नंबर में, फिर उन लाइन आइटम्स को आपने इग्नोर करना है ताकि डबल काउंट ना हो। समझ आ रहा है? सबको क्लियर हो गया? तो आई ऑलवेज प्रेफर दिस अप्रोच। मैंने अप्रोच बता दोनों दिए आपको, लेकिन मैं हमेशा ये अप्रोच प्रेफर करता हूँ कि पहले नोट्स टू अकाउंट से करते हैं। तो जरा बताओ भाई, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले आइटम बताओ क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा बेटा ये? वर्किंग वर्किंग नोट में। देखो, वर्किंग नोट में कहाँ जाता है? अब जैसे सिखाया वैसे बताओ। सर रिजर्व ट्रांसफर। तो कैसे सिखाया है? मैं पूछूंगा कहाँ जाएगा तो आप बोलोगे सर वर्किंग नोट में ट्रिप के आर में। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड से, ताकि मुझे याद रहे, इजीली समझ में आए। ट्रिप के आर पे अब बताओ क्या हो रहा है, पहले कितना था अभी कितना है? तो पहले 20 था, अब 30 है। तो क्या लिखूं? 10,000 प्लस में या माइनस में? प्लस। प्लस माइनस बोलना ही नहीं चाहिए था सर, क्या बात कर रहे हो, लिखा तो है अपने आप ऐड ऐड। लेस। हाँ, तो आपको यहाँ नहीं देखना है बढ़ रहा है कम हो रहा है, नहीं, आपको सिर्फ डिफरेंस लिखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये सिर्फ कहाँ देखना है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। क्लियर? अगला बोलो। सरप्लस। कहाँ आएगा बेटा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट वर्किंग ओपनिंग नोट एंड में ऊपर क्लोजिंग आ सर। जाएगा क्लोजिंग एंड ओपनिंग, बताओ कितना कितना है? सर ओपनिंग में 18,000।
और क्लोजिंग में 27, डिफरेंस भी लिख ही लेते हैं आपके यहाँ 9000। 9,000। हाँ जी, अगला बताओ। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब मैं इसका बता देता हूँ, चलो पहले पहले तुम बताओ और फिर मैं बताता हूँ कुछ। हाँ बताओ। वर्किंग नोट, टैक्स प्रोविजन, ट्रिप मेटिंग। हाँ, आप कह रहे हो वर्किंग नोट में टैक्स प्रोविजन मेड के ट्रिप के टी में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक चीज बताया था, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर प्रोविजन फॉर टैक्स ये तो क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी मैंने कहाँ बताई थी, यहाँ पे, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो ये यहाँ पे आना चाहिए। आ रहा है मेरी बात समझ में? हाँ, मैं समझा देता हूँ, ये आगे जाके हम सीखेंगे, एडजस्टमेंट है, ये एक एडजस्टमेंट है। इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ, खुद बता रहा हूँ रूल क्या होता है, आप उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर दो। नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से समझाऊंगा और याद भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इसका रूल होता है लास्ट ईयर पेड करंट ईयर मेड। लास्ट ईयर की फिगर कितनी है? 20। तो लास्ट ईयर पेड यानी 28,000 इज टैक्स पेड। टैक्स पेड कहाँ आता है जरा ढूंढो। इन्वेस्टिंग। स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे भाई, इन्वेस्टिंग कहाँ से आ गया? अच्छा, लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्क, वो ऑपरेटिंग नहीं आता है इसके लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आता है, ये ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैंने बोला लास्ट ईयर पेड, तो लास्ट ईयर की वैल्यू कितनी है? 28,000, तो 28। 28,000 यहाँ आ गया, ठीक है। और करंट ईयर मेड, मेड मतलब टैक्स प्रोविजन मेड, वो यहाँ आ गया ट्रिप की टी में। अभी इसका लॉजिक आपको नहीं बताया मैंने ना, मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, ये पूरा सब कुछ मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें नेक्स्ट क्लास में सीखनी है, ठीक। तो 28,000 टैक्स पेड हो गया, 32,000 टैक्स प्रोविजन मेड हो गया, दोनों को अलग अलग लिख दिया हमने। क्लियर है गाइस? आगे यस। चलें। लैंड एंड बिल्डिंग बताएगा बेटा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बताओ क्या हो रहा है? तो कैश इसमें बढ़ रहा तो ये लेस कैसे में सोचा आएगा। तूने, कैसे सोचा कैश बढ़ रहा है? सर पहले 1,10,000 था, हमने परचेज मतलब 57,000 की की। इतना सब सोचने की अब जरूरत नहीं, शॉर्टकट सिखाया तो है। शॉर्टकट, शॉर्टकट से ही सोचा मैंने तो। नहीं तो कहाँ सोचा, तू कह रहा कैश, पहले तूने क्या बोला सर कैश बढ़ रहा है, क्या क्या ये क्या हो रहा है ये बताना पहले। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर कम हो रही। हाँ, अब ये सोचो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उल्टा चलेगा, अगर लैंड एंड बिल्डिंग कम हो रही है तो कैश बढ़ रहा है, ऐसे सोचो। ये दो स्टेप में सोचो, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख देता हूँ इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने से? देखो 43 आएगा। सर 40। नहीं सर, 53 आ रहा सही लिखा था मैंने। हाँ जी, क्लियर है। हाँ समीक्षा। सर लेकिन डिक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखेंगे? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। तो फिर ये उल्टा होगा ना, पॉजिटिव आएगा, मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अभी ठीक है, ठीक से लिखते हैं इसको। यस सर। हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग कम हो रही है तो हमारा पॉजिटिव होगा, उल्टा चलता है इनवर्स रिलेशनशिप इन्वेस्टिंग में, तो उल्टा होगा यहाँ पे। अगला बताओ। सर इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीन। इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये नेगेटिव में वन, आएगा। नेगेटिव 1,00,000 1,000। 1,01,000। क्लियर हुआ सबको? अब यहाँ दिक्कत कहाँ आती है,
एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? जब नोट्स टू अकाउंट से चलते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। अगर आप बैलेंस शीट से चल रहे थे तो आपका एक तो फ्लो बना हुआ था कि हाँ अच्छा पहले शुरू वाली आइटम फाइनेंसिंग में जाएगी, क्योंकि शुरुआत में जो आता है वो आपका शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। फिर करंट लायबिलिटी वाला, सॉरी, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी आपका फाइनेंसिंग में, फिर करंट लायबिलिटी आपका चला गया जो ऑपरेटिंग वाला पार्ट था उसमें। देन नॉन करंट एसेट्स आपका चला गया इन्वेस्टिंग में, फिर करंट एसेट्स चला गया ऑपरेटिंग वाले पार्ट में। तो एक पैटर्न बन जाता है, आदत पड़ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स में तो सब आपको ऊपर नीचे दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है। पहली आइटम रिजर्व एंड सरप्लस किस चीज को बिलोंग करती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये किसको बिलोंग करता है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है। सेम चीज प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट करना पड़ रहा है, क्या है ये आइडेंटिफाई करो, फिर उसका रूल सोचो। तो हो सकता है शुरू शुरू में ये दिक्कत लगे, अगर नोट्स टू अकाउंट से हम शुरू कर रहे हैं तो। समझ आ रहा है मेरी बात? तो शुरू में हो सकता है आपको लगे यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, शुरू में हो सकता है लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आदत पड़ जाएगी ना, जैसे जैसे आपको याद हो जाएगा, अच्छा ये कौन सी आइटम है, इसका रूल क्या है, पता है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे रट जाएगा कि हाँ इसका तो मुझे पता ही है, इन्वेस्टिंग है। तो देखते ही ना आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, पता होगा कि हाँ ये इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में यहाँ रूल ये लगता है। ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा चैलेंज लग रहा हो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे चले, ये हो गया, समझ में आ गया आ रहा? चलो अब ये खत्म हो गया हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स खत्म होती है, हम ऊपर चलेंगे वापस बैलेंस शीट में। बताओ पहली आइटम शेयर कैपिटल। Increase financing activity, increase in share capital 51. प्लस में माइनस में? Plus ये डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा। अगला बताओ रिजर्व एंड सरप्लस। बच गया है, कर चुके। उसको दोबारा पिक नहीं करना है, जो जिनके आगे नंबर लिखा है उन्हें छोड़ना है। अगला बोलो। operating activity. बताओ कितना आएगा? सर ऐड में आएगा कितना लिखूं? 18,000. 18,000. अगला बोलो। सर ये लेस में आएगा 2,000. अगला बोलो। शॉर्ट टर्म कर चुके प्रोविजन। सर. अगला कर बोलो। चुके. वेरी गुड, आगे बढ़ो। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। सर इसका फर्स्ट वाला कर चुके हैं. हाँ, इंटेंजिबल एसेट पे आ जाते हैं। ये है सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नीचे क्या लिखूंगा? डिक्रीज. डिक्रीज इन इंटेंजिबल एसेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगेन ये नई चीज बता रहा हूँ, ये भी कवर होगी आपकी जब मैं अभी आपको क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट्स कराऊंगा। इंटेंजिबल एसेट्स या टेंजिबल एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हैं अगर, तो अगर वो कम हो रहे हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर बढ़ रहे हैं तब तो परचेज है, अगर कम हो रहा है तो दो चीज हो सकती है, या तो सेल हो सकता है या डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर इंटेंजिबल एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कोई भी कम हो रहा है अगर, तो आपका ऐसे केस में दो चीज हो सकती है, या तो आपने बेचा होगा या फिर डेप्रिसिएशन होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि डेप्रिसिएशन है या बेचा है? तो अगर कम अमाउंट से कम हो रहा है, जैसे अगर आप देखोगे 50 से 40 हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये अमोर्टाइजेशन है। समझ आया? तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मान के चलेंगे। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होगा तो फिर ये इसमें नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग में, फिर ये कहाँ आएगा? सर वाइड के डी. वेरी गुड, फिर ये वाइल्ड के डी में आएगा। ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सब कराऊंगा, तो चिंता मत करो कि एकदम लग रहा होगा ऐसी नई नई चीजें सर बताने लग रहे हैं। हाँ तो सब कराऊंगा, चिंता नहीं करो, ये आएगा सारा। तो ये वाइल्ड के डी में आ जाएगा। कितना अमाउंट है? 10,000, राइट? नहीं, कितना था भाई, कहाँ है? हाँ 50 से 40 हो गया ना, 10,000। 10,000. ये 10,000 वाइल्ड के डी में आ गया। हाँ जी, अगला बताओ। सर नॉन इन्वेस्टिंग करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 से बढ़